वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल मूवी को, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक्समैन सीरीज का ही एक पार्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लीड कैरेक्टर डेडपूल को देखते हैं, जो एक टैक्सी में बैठा होता है और उस टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है एक इंडियन ड्राइवर जिसका नाम डोपिंदर होता है। और तभी डोपिंदर डेडपूल से पूछता है कि आखिर तुमने ये लाल सूट क्यों पहना है। तो डेडपूल उसे बताता है कि ये सूट मैंने एक खास काम के लिए पहना है, जिसे करने के लिए मैंने काफी लंबे टाइम तक इंतजार किया है और आज मैं उस इंसान को मारने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ की इतनी बुरी तरह से बजा दी है और उसे मारने के लिए मैंने पूरा 1 साल इंतजार किया है। और तभी डेडपूल अपना मास्क उतारकर डोपिंदर को अपना चेहरा दिखाता है, जो कि जला हुआ होता है। डेडपूल डोपिंदर से कहता है कि मेरा यह हाल जिसने किया है आज मैं उसे मारने वाला हूँ। और तभी वो पीछे वाली सीट पर देखता है, जिससे उसे याद आता है कि वो अपना गोला बारूद का बैग तो लाना ही भूल गया। जिस पर डोपिंदर कहता है कि क्या हम वापस चलें। तो डेडपूल कहता है कि मैं इस मौके को गंवा नहीं सकता। और अब डेडपूल के पास 2 तलवारें और एक गन होती है, जिसके अंदर सिर्फ 12 गोलियां होती हैं। डेडपूल कहता है कि मुझे इन्हीं से उसे मारना होगा। और तभी वो डोपिंदर की टैक्सी से उतरकर एक ब्रिज पर आकर बैठ जाता है और वहां वो एक ड्राइंग बनाने लगता है कि वो कैसे अपने दुश्मनों को मारेगा। और अब फाइनली डेडपूल का इंतजार खत्म होता है और तभी वो देखता है अपने दुश्मनों की गाड़ियों को, जिसके बाद वो एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है सीधा अपने दुश्मन की गाड़ी के अंदर। और तभी वो उन सभी से फाइट करने लगता है और अपनी गन से, जिसमें सिर्फ 12 गोलियां थी, वो उसकी मदद से अपने दुश्मनों को मारने लगता है और उनसे पूछता है कि फ्रांसिस किस गाड़ी में है। और तभी हमें देखने को मिलती है उनके बीच एक जोरदार फाइट, जिसमें वो लोग भी अपनी गन से डेडपूल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का डेडपूल पर कोई असर नहीं होता। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर के जेवियर स्कूल में, जहां हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि स्टील का बना था और उसका नाम क्लोसिस होता है। वो न्यूज में डेडपूल की खबर देखता है कि डेडपूल कैसे लोगों को खुलेआम जान से मार रहा है। और तभी वो एक और म्यूटेंट जिसका नाम नेगासोनिक होता है उसे बुलाता है और उससे कहता है कि हमें डेडपूल को रोकना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर डेडपूल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम डेडपूल को देखते हैं जो अभी भी फ्रांसिस के लोगों से फाइट कर रहा था। और तभी उसे पता चलता है कि फ्रांसिस बाइक लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। और तभी डेडपूल अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे फ्रांसिस अपनी बाइक के साथ वहीं गिर जाता है। और अब डेडपूल फ्रांसिस को काफी बुरी तरह से धोता है और अपनी तलवार को सीधा उसके सीने में घुसा देता है। और तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना फ्रांसिस। और तभी डेडपूल फ्रांसिस को अपना चेहरा दिखाता है। उसका चेहरा देखकर फ्रांसिस उससे कहता है, कमीना वेड विल्सन, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर चुके हो। तो डेडपूल उससे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। और तभी डेडपूल फ्रांसिस को वहां पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लॉसिस आ जाता है और वो डेडपूल को ऐसा करने से रोक देता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह से कत्लेआम नहीं कर सकते। जिस पर डेडपूल कहता है कि ये सभी क्रिमिनल्स हैं और फ्रांसिस जिसने मेरी बॉडी का ये हाल किया है उसे आज मरना ही होगा। लेकिन क्लॉसिस उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं उनकी बातों के चलते फ्रांसिस मौका पाकर वहां से भाग जाता है। डेडपूल जैसे ही ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो क्लॉसिस को मुक्का मारता है, जिसमें उसका हाथ टूट जाता है। और फिर अगेन वो अपने दूसरे हाथ से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। और अब वो अपने एक पैर से क्लॉसिस को किक मारता है, जिसमें उसका पैर भी टूट जाता है। और अब फाइनली क्लॉसिस डेडपूल को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक्समैन बनाकर ही रहूंगा। लेकिन तभी डेडपूल एक चाकू की मदद से अपने हाथ को काटने लगता है और जैसे ही उसका हाथ कटता है कि तभी वो उस ब्रिज से कूद जाता है और सीधा एक गाड़ी में आकर गिरता है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है एक फ्लैशबैक स्टोरी, जिसमें हम डेडपूल यानी कि वेड विल्सन को देखते हैं, जो उस टाइम पर एक नॉर्मल इंसान होता है। और तभी हमें पता चलता है कि वेड एक टाइम पर एक फौजी था, लेकिन फिर उसे फौज से निकाल दिया गया और अब वेड लोगों से पैसे लेकर दूसरे लोगों की धुलाई करने का काम करता है। और ये वो लोग थे जो दूसरे लोगों को परेशान किया करते थे। जिसके बाद वेड एक बार में पहुंचता है जो कि उसके फ्रेंड वेजली का होता है और तभी वो वेजली से एक ड्रिंक बनाने को कहता है और तभी वो एक वेटर से उस ड्रिंक को बक को देने के लिए कहता है। और जैसे ही वो ड्रिंक बक के पास पहुंचती है कि तभी बक वहां पर फाइट करने लगता है, जिसमें वो एक आदमी को काफी बुरी तरह से मारता है। वहीं वेड जो कि बक की इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वनेसा होता है
और तभी वेड वनेसा से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इस बार में क्या कर रही है। तो वनेसा वेड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहोगे। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। और तभी वेड कहता है कि बचपन से ही उसे काफी ज्यादा सताया गया, कभी कमरे में बंद किया गया तो कभी अलमारी में। वहीं वनेसा भी कहती है कि मेरा बचपन भी कुछ खास नहीं था। और अब उनकी इन्हीं बातों के चलते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अब इनकी इस रिलेशनशिप को पूरा 1 साल हो जाता है। वहीं क्रिसमस पर वेड वनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वनेसा मान जाती है। और अब वेड जैसे ही वनेसा के पास आता है कि तभी वो बेहोश होकर वहां गिर जाता है और तभी वनेसा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वेड को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। ये सुनकर उन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और तभी वनेसा डॉक्टर से कहती है कि इसका कोई तो इलाज होगा, क्योंकि मेरे अंकल को भी ऐसी ही बीमारी थी लेकिन वो दवाइयों से ठीक हो गए थे। वही वेड जो कि वनेसा को काफी गौर से देख रहा था कि वो उसकी वजह से आज कितनी परेशान है। और तभी वेड वनेसा से कहता है कि वो उसकी जिंदगी से चला जाएगा क्योंकि वो उस पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। जिस पर वनेसा कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। लेकिन वेड वनेसा को और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है और सीधा अपने दोस्त के बार में आता है और अपने दोस्त से एक ड्रिंक बनाने को कहता है। और तभी वेड का दोस्त उससे कहता है कि उस टेबल पर बैठा आदमी तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा है। और तभी वेड उस आदमी के पास जाता है, जिस पर वो आदमी वेड से कहता है कि मैं एक रिक्रूटर हूं और जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां तुम जैसे लोगों की जरूरत है। जिस पर वेड कहता है कि दोस्त अब मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। जिस पर वो रिक्रूटर कहता है कि हमारे पास कुछ है जिसे लेने से तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसी के साथ तुम्हें फिर कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी और तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वहीं वेड को रिक्रूटर की ये सभी बातें बेफिजूल की लग रही थी और तभी वो रिक्रूटर से कहता है कि सॉरी दोस्त, अभी तो मेरा सुपर हीरो बनने का कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन जब होगा तब मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट कर लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं वेड घर आकर रिक्रूटर के ऑफर के बारे में काफी सोचता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने इलाज के लिए रिक्रूटर के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। और अब वो पहुंच जाता है उस रिक्रूटर के पास और तभी वेड वहां और भी काफी सारे लोगों को देखता है जो अपना इलाज कराने के लिए आए थे। और तभी हम इस मूवी के 2 और लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिनका नाम एंजल डस्ट और फ्रांसिस होता है। और तभी फ्रांसिस वेड को बताता है कि मैं ही इस लैब को चलाता हूँ और अब हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूटेंट जीन को इंजेक्ट करने वाले हैं, जिससे तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, हमें तुम्हारे शरीर में म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा दर्द देना होगा। और तभी फ्रांसिस वेड के शरीर में उस म्यूटेंट जीन को इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसे टॉर्चर करता है ताकि उसके शरीर के अंदर वो म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो सके। लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी वेड अपने शरीर के अंदर उस म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर फ्रांसिस को काफी गुस्सा आता है कि वेड अभी तक एक म्यूटेंट क्यों नहीं बना। और तभी फ्रांसिस वेड को एक एयर चैम्बर के अंदर बंद कर देता है और उससे कहता है कि हम इसके अंदर मौजूद पूरी ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे, जिससे तुम सांस नहीं ले पाओगे और जैसे ही तुम मरने वाले होगे कि तभी हम इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे, जिससे तुम मरोगे नहीं। जिसके बाद हम फिर से ऑक्सीजन के लेवल को 0 कर देंगे और ये सब तभी रुकेगा जब तुम म्यूटेंट बनोगे या फिर मारे जाओगे। जिसके बाद फ्रांसिस वेड को उसी कंडीशन में छोड़कर वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस चैम्बर की पूरी ऑक्सीजन अब खत्म हो जाती है और तभी वो चैम्बर वेड के शरीर में मौजूद पूरी ऑक्सीजन को बाहर खींचने लगता है, जिससे वेड को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और तभी उसकी पूरी बॉडी अजीब सी हो जाती है, मानो उसकी बॉडी को जला दिया गया हो। वहीं अगले दिन फ्रांसिस वेड के पास आता है और देखता है कि वेड एक म्यूटेंट बन चुका है। वहीं वेड फ्रांसिस से कहता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, जिस पर फ्रांसिस वेड को बताता है कि अब तुम एक म्यूटेंट बन चुके हो और अब तुम्हारा शरीर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तुम्हारा कैंसर जिस वजह से तुम मरने वाले थे वो अब बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। और तभी वेड फ्रांसिस से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फ्रांसिस वेड से कहता है कि देखते हैं कि अगले एक्सपेरिमेंट का तुम्हारे शरीर पर क्या असर होगा। और तभी एंजल वेड के पास आकर उसके गले में लगे पट्टे को खींचने लगती है,
लेकिन तभी वेड अपने सर से उसे टक्कर मार के हटा देता है, जिससे एंजल को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी फ्रांसिस उसे शांत करवाकर वहां से भेज देता है और वो वेड को फिर से उस चैम्बर में बंद करके खुद भी वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वेड अपने मुंह के अंदर से एक मैच स्टिक को बाहर निकालता है और ये मैच स्टिक एंजल डस्ट की होती है, जिसे वेड ने धक्का देते समय अपने मुंह में रख लिया था। और तभी वो मैच स्टिक को अपने हाथ की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो अपने नाखून की मदद से उस मैच स्टिक को जला लेता है। और तभी वो उस मैच स्टिक को उस जगह फेंकता है जहां से उस चैम्बर में ऑक्सीजन आ रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन पाइप आग पकड़ लेता है और तभी वो आग उस पूरी लैब में फैल जाती है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर फ्रांसिस नीचे आता है और तभी उसकी नजर वेड के चैम्बर पर जाती है, जो कि अब टूट चुका था और वेड वहां से गायब था। फ्रांसिस वहां पर वेड को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वेड फ्रांसिस पर हमला कर देता है और तभी फ्रांसिस भी वेड पर हमला करता है और अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। लेकिन फ्रांसिस, जो कि वेड से काफी ज्यादा ताकतवर था, वो एक सरिये को वेड के शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे वेड के शरीर से काफी खून निकलने लगता है। और तभी फ्रांसिस उस सरिये को वहां पर मोड़ देता है, जिससे कि वेड वहां से निकल ना पाए। और तभी फ्रांसिस वहां से चला जाता है और अब उस पूरी लैब का सामान जलकर नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि वो लैब अब पूरी तरह से जलकर राख में बदल चुकी थी। और तभी उस राख में से वेड बाहर आता है, जो कि म्यूटेंट बनने की वजह से अभी तक जिंदा था। और अब वेड सीधा वनेसा से मिलने आता है और वो जैसे ही वनेसा को देखता है तो वो उसका पीछा करता है। लेकिन तभी रास्ते में लोग उसे काफी अजीब तरह से देख रहे थे। वो उसे देखकर कहते हैं कि ये कितना बदसूरत है। और वनेसा जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाती है कि तभी वेड उस दरवाजे के कांच में अपने आप को देखता है और सोचता है कि उसका पूरा शरीर जल चुका है और इस हालत में शायद वनेसा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है और सीधा अपने दोस्त वेजली के बार में आता है और उसे बताता है कि फ्रांसिस ने किस तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसे एक म्यूटेंट बना दिया। जिस पर वेजली उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम कभी नहीं मरोगे। तो वेड उससे कहता है कि मैं इस हालत में वनेसा के पास नहीं जा सकता। और तभी वो वेजली को अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर वेजली कहता है कि दोस्त, तुम्हारी हालत तो सच में खराब है, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो। जिस पर वेड वेजली से कहता है कि मुझे सबसे पहले फ्रांसिस को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही मुझे ठीक कर सकता है। और तभी वेजली वेड को एक एडवाइस देता है और उससे कहता है कि फ्रांसिस को लगता है कि तुम मर चुके हो, तो इसका तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना तुम अपने लिए एक मास्क बना लो, जिससे तुम उसे आसानी से पकड़ पाओगे। और तभी वेड की नजर वहां लगे एक बोर्ड पर जाती है जिसमें डेडपूल लिखा था और तभी से वेड अपना नाम डेडपूल रख लेता है। और अब वेड अपने घर आकर अपने लिए एक मास्क तैयार करता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। और तभी वो अपनी दीवार पर फ्रांसिस के जितने भी साथी थे उनकी तस्वीर लगाता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो फ्रांसिस का पता लगाने वाला था। और अब वेड एक एक करके फ्रांसिस के सभी साथियों की तलाश करता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। और ऐसा करते हुए उसे पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन उसे अभी तक फ्रांसिस की लोकेशन का पता नहीं चला था। और इतने लोगों को मारने से उसके कपड़ों पर काफी सारा खून लग जाता है, जिसे साफ करने के लिए वो एक लॉन्ड्री में जाता है। और तभी उसे वहां एक ब्लाइंड लेडी मिलती है, जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें खून के दाग साफ करने हैं तो उन पर नींबू और सोडा लगाओ, जिससे वो आसानी से निकल जाएंगे। और हो सके तो लाल कपड़े पहनो, उनमें खून आसानी से नहीं दिखता। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल अब अपने लिए वो रेड सूट तैयार करता है और फिर से फ्रांसिस का पता लगाने के लिए वो उसके लोगों को मारने लगता है। और इसी तरह से वो एक दिन रिक्रूटर के पास पहुंच जाता है। रिक्रूटर जैसे ही उसे देखता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेडपूल उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उससे फ्रांसिस की लोकेशन के बारे में पूछता है और तभी रिक्रूटर डेडपूल को फ्रांसिस की लोकेशन के बारे में बता देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां डेडपूल डोपिंदर की गाड़ी में बैठकर फ्रांसिस के पास जा रहा था उसे मारने के लिए। और तभी वो क्लॉसिस से बचने के लिए एक कचरे के ट्रक में गिर जाता है। जिसके बाद वो एक घर में आता है जो उसी ब्लाइंड लेडी का होता है, जिससे डेडपूल कुछ टाइम पहले उस लॉन्ड्री में मिला था। और अब वेड उसी के साथ उसके घर में रहता है। वो उससे कहती है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। जिस पर डेडपूल उससे कहता है कि जिस इंसान ने मेरी ये हालत की है, आज मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल ने जो अपना हाथ काटा था वो फिर से उगने लगता है, क्योंकि डेडपूल अब एक म्यूटेंट था, तो उसका शरीर अब उसके किसी भी घाव को ठीक कर सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जिसने अब अपनी एक और नई लैब बना ली थी,
जहां वो फिर से इंसानों को म्यूटेंट बनाता था। और तभी फ्रांसिस एंजल को बताता है कि वेड अभी भी जिंदा है और उसी ने मेरी यह हालत की है और अब हमें उसे मारना ही होगा, क्योंकि उसके रहते हम अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब वो दोनों वेड को ढूंढते हुए सीधा पहुंच जाते हैं वेजली के बार में, जहां पर फ्रांसिस वेजली से पूछता है कि वेड कहां पर है। तो वेजली उनसे कहता है कि ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मैं इस नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। लेकिन तभी एंजल वहाँ एक फोटो को देखती है जिसमें होते हैं वेड और वनीसा, और तभी वो फ्रांसिस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लड़की हमें कहाँ मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वेजली वेड को कॉल करता है और उससे कहता है कि फ्रांसिस अपने लोगों के साथ यहाँ आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। और तभी वेड ये डिसाइड करता है कि वो वनीसा से मिलकर उसे सारी बात बताएगा। और तभी वो वेजली के साथ उसी क्लब में पहुंचता है जहां वनीसा काम करती है। और तभी वेड अपने सामने वनीसा को देखता है, जिसके बाद वेड वनीसा के पास जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है कि शायद वनीसा उसे इस हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो वहां से निकलकर सीधा वॉशरूम में आ जाता है और अपने आप को समझाता है कि उसे वनीसा से बात करनी ही होगी। वहीं एक आदमी वनीसा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि कोई तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था और वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वनीसा उस आदमी से मिलने बाहर आती है और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वेड उसे मिलने आया है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो वेड नहीं फ्रांसिस है। जिसके बाद फ्रांसिस वनीसा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और तभी वेड वॉशरूम से बाहर आता है और वेजली से पूछता है कि वनीसा कहाँ पर है। जिस पर वेजली वेड से कहता है कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। और तभी वेड वनीसा से मिलने के लिए बाहर आता है, लेकिन वनीसा उसे वहां पर नहीं मिलती। और तभी उसे वनीसा का पर्स मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि फ्रांसिस वनीसा को अपने साथ ले गया है। ये देखकर वेड को काफी गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा घर की चीजों पर निकालने लगता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि फ्रांसिस का होता है, जिसमें वो वेड को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। और तभी वेजली कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जिस पर वेड वेजली से कहता है कि मुझे इस घर में मौजूद सभी हथियार चाहिए। और अब वो सभी मिलकर उस घर में जितनी भी गन्स होती हैं उन सभी को इकट्ठा करने लगते हैं। और तभी वेड उन सभी गन्स को एक बैग में रख लेता है और पहुंचता है सीधा प्रोफेसर के स्कूल में। और तभी वो उन्हें बताता है कि फ्रांसिस ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। और अब वो सभी डोपिंदर की गाड़ी में बैठकर फ्रांसिस के अड्डे की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी डोपिंदर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो तीनों फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनका गोला बारूद का बैग तो डोपिंदर की गाड़ी में ही छूट गया है। जिसके बाद डेडपूल डोपिंदर को कॉल करता है। वहीं डोपिंदर डेडपूल की कॉल को जैसे ही रिसीव करने वाला होता है कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो उनकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता। और तभी डेडपूल उनसे कहता है कि अब हमें पुराने स्टाइल में ही लड़ना होगा, जिसमें डेडपूल अपनी 2 तलवारों के साथ उनसे लड़ने वाला था। और तभी डेडपूल वहां फ्रांसिस को देखता है और तभी एंजल डस्ट वहां एक सुपर हीरो लैंडिंग करती है। वहीं डेडपूल एंजल से कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए इस स्टील के बंदे को लाया हूँ, लेकिन क्लॉसेस वहां पर कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। और तभी एंजल एक जोरदार मुक्का मारती है सीधा क्लॉसेस को, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वहीं फ्रांसिस के सभी लोग अब गोलियां चलाने लगते हैं डेडपूल और नेगासोनिक पर। और तभी डेडपूल फ्रांसिस के लोगों से कहता है कि उनके पास उसके लिए एक ऑफर है कि वो गोलियां चलाना बंद कर दे और यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी वो लोग फिर से उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिसके बाद डेडपूल अपनी तलवार से उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। और तभी डेडपूल नेगासोनिक की मदद से उस वॉरशिप के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर फ्रांसिस ने वेनेसा को उसी चैम्बर में बंद करके रखा था जहां उसने पहले डेडपूल को रखा था। और तभी डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देने वाला हूं। और तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट को, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसिस अभी भी डेडपूल पर भारी पड़ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वनीसा अपने आप को छुड़ाकर वेड की तलवार को सीधा फ्रांसिस के आर पार कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ एंजल डस्ट की फाइट अभी भी क्लॉसेस से चल रही थी। और तभी नेगासोनिक अपनी पावर से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे वो पूरी जगह टूटने लगती है और वो वॉरशिप भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। वहीं डेडपूल अभी भी फ्रांसिस से लड़ रहा था, लेकिन तभी उस वॉरशिप पर मौजूद सामान नीचे की तरफ गिरने लगता है और डेडपूल वनेसा की जान बचाने के लिए उसे फिर से एयर चेम्बर के अंदर डाल देता है और उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं फ्रांसिस भी एक कंटेनर से टकराकर जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से नीचे गिर जाता है।
और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल और वनेसा भी उस वॉरशिप के साथ वहां से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद नेगासोनिक और क्लॉसेस वहां आते हैं और वो वनेसा को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल के पास फिर से फ्रांसिस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। वहीं डेडपूल को भी फ्रांसिस से अपना बदला लेना था, इसलिए वो फ्रांसिस को काफी बुरी तरह से मारता है। और तभी वो फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें मुझे ठीक करना होगा, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें हमेशा इसी तरह रहना होगा। ये सुनकर डेडपूल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो अपनी गन से फ्रांसिस को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी क्लॉसेस वहां आकर डेडपूल को ऐसा करने से मना करता है और उससे कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो ऐसा नहीं करते, वो लोगों की जान बचाते हैं ना कि उन्हें मारते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी गन से फ्रांसिस को शूट करके वहां पर मार देता है। ये देखकर क्लॉसेस वहां पर उल्टियां करने लगता है और तभी वनेसा डेडपूल के पास आती है और उसे मुक्के मारने लगती है और उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ थे अब तक, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ। जिस पर डेडपूल वनेसा को वहां पर सारी बातें बताता है कि कैसे फ्रांसिस ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसे एक म्यूटेंट बना दिया। डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन अब मैं वो वेट नहीं रहा जिससे तुम प्यार करती हो। और तभी वनेसा कहती है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, जिसके बाद वनेसा डेडपूल के चेहरे से वो मास्क हटाती है और तभी हमें उसके चेहरे पर एक फोटो मिलता है जो कि होता है वुल्वरीन का। और जैसे ही वो फोटो को हटाती है तो वो डेडपूल का असली चेहरा देखती है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। और तभी वनेसा कहती है कि वाओ, ये तो काफी खूबसूरत है और मुझे इस चेहरे की जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर वेड को काफी खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वनेसा उसे इस चेहरे के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तभी डेडपूल कहता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं और उनकी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।